नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 13/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 2021 सैफ चैंपियनशिप जीती? तो दोस्तों, ये 2021 का ही क्वेश्चन है जिसमें भारत ने नेपाल को हरा के जीता था। अभी वर्तमान में याद रखेंगे कि सैफ का 14वां जो चैंपियनशिप हुआ, 14वां सैफ चैंपियनशिप हुआ 2023 में। इसको करंट का याद रखिएगा, जिसको कि इंडिया ने कुवैत को हरा के जीत लिया है। और सैफ का अंडर 19 का जो हुआ चैंपियनशिप 2023 में, इसमें भी इंडिया नहीं जीता और अपने कट्टर पड़ोसी पाकिस्तान को हरा कर। फुटबॉल का डुरंड कप बहुत फेमस है, याद रखिएगा कि मोहन बगान जीत लिया ईस्ट बंगाल को हरा के। और संतोष ट्रॉफी के बारे में पूछेगा तो कर्नाटक ने जीत लिया मेघालय को हरा के। आप लोग से एक क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर दीजिएगा कि 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 भारत में हुआ, वह कि उसमें किसने किस देश को हराकर जीता था ये कप? याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने किसको हरा के जीता? जो क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, वो सर्च करके गूगल से चाहे कहीं से भी याद करके उसको कमेंट कीजिएगा। ऐसा करने से आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मंगल पांडे जो थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। इसका पृष्ठभूमि की अगर बात करें, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 1856 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्राउन बैस जो राइफल के स्थान पे नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें कि गाय और सूअर के चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी को देखते हुए 29 मार्च 1857 को एक मंगल पांडे नामक सैनिक थे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। वो बैरकपुर छावनी में मना कर दिए कि हम ये नहीं करेंगे, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा। और इनके मना करने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया। और इनके फांसी देने के बाद ये पूरे आग की तरह फैल गया लोगों में कि अंग्रेज मुस्लिम एवं हिंदुओं के बीच धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। इसलिए 10 मई 1857 को मेरठ के पैदल टुकड़ी जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से था संबंधित, उन्होंने क्रांति का शुरुआत कर दिया। दोस्तों, अभी तक तो ये क्वेश्चन मेरे नज़र में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसको याद रखिएगा। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, लेकिन पूछ दिया जाएगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ में, वो किस नेटिव इन्फेंट्री ने चालू किया था? तो 20वीं ने चालू किया था। उस समय गवर्नर थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के अंग्रेजों के प्राइम मिनिस्टर थे पामस्टन, जो लिबरल पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छऊ भारत की एक मुख्य नृत्य परंपरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में यह नृत्य शैली प्रचलित नहीं? तो दोस्तों, भारत के मैप को देखते होंगे तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर झारखंड है और यहाँ पे उड़ीसा है। तो इस बीच वाले क्षेत्र में, यानी कि कुछ पश्चिम बंगाल, कुछ झारखंड और कुछ उड़ीसा वाले क्षेत्र में ही, ये तीनों क्षेत्र में तो छऊ नृत्य किया जाता है, लेकिन उड़ीसा मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में 8 है, बराबर सभी एग्जाम में सभी सेट में करवाता हूँ। और नया शास्त्रीय नृत्य जो है असम का सतारिया नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल है? तो दोस्तों, सोनल मानसी ऐसे उन
कम नर्तक या नर्तकियों में आते हैं जिन्हें 2 या 3 कलाओं में विद्वता हासिल है। सोनल मानसी को भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है और ओडिसी जो उड़ीसा में किया जाता है, दोनों में ख्याति इनको प्राप्त है। बाकी पद्मा सुब्रमण्यम की बात करें तो ये भरतनाट्यम में तमिलनाडु में किया जाता है, इसमें ये पारंगत हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। शोभना नारायण की अगर बात करें तो ये कथक में निपुण है। कथक कहाँ किया जाता है तो उत्तर भारत में, खास करके यूपी में, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। और गुरु विपिन सिंह ये मणिपुरी नृत्य में पारंगत हैं, ये मणिपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से था। तो दोस्तों याद रखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है शहनाई से था और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है शहनाई वादन में। बहुत सादगी के साथ ये जिए थे और ये बिहार के डुमरांव क्षेत्र से थे। इसमें अगर बात करें सरोद की तो दोस्तों सरोद अमजद अली खान बजाते हैं। सारंगी के कलाकार के बारे में बात करें तो सारंगी उस्ताद बिंदु खां बजाते हैं और सितार तो बहुत फेमस पंडित रविशंकर जी हैं, वो बजाते हैं। सभी जो करवाता हूं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको अगर नोट्स बना लें तो और अच्छा बात है, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार सुन भी लें, उससे भी याद हो जाएगा। और मेरे प्रीवियस ईयर के सभी सेट का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है मेरे इसी चैनल पे, वो सभी वीडियो को देख लें तो और अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है। तो दोस्तों केरल में, जिसको कि दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं दोस्तों। इसको भारतीय मैप पे, प्रायद्वीपीय भारत का देखिए यहाँ पे मैप में बनाया हूँ, यहाँ पे हिंद महासागर है दोस्तों, इधर आप लोग पढ़े हैं बंगाल की खाड़ी है और भारत के इधर पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से उठता है। बहुत बार तो क्वेश्चन ऐसे ही कर दिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से निकलती थी, हिंद महासागर से। इसका एक शाखा पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है और दूसरा शाखा अरब सागर की ओर जाता है। जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो शाखा जाती है उससे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब के तटों पे वर्षा होती है, जबकि जो अरब सागर की ओर शाखा जाती है इससे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र ये सब के क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इसको याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। कितना दोस्तों, 75 से लेकर 85% तक वर्षा भारतीय क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां जाड़े में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु राज्य में जाड़ों में वर्षा होती है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और भारतीय मानसून अल नीनो से प्रभावित होती है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, छोटा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला पणिकर को डैश नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 जो कि फरवरी 2023 में दिया गया था, उससे सम्मानित किया गया। तो निर्मला पणिकर जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली में ये पारंगत है, इसलिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 का 23 में दिया गया। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्तों, केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथक उत्तर भारत का है, खास करके यूपी में किया जाता है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो इसको भी याद रखिएगा। याद रखेंगे कि जैसे निर्मला पणिकर मोहिनी अट्टम के हैं, उसी तरह कथक के लच्छू महाराज, बिरजू महाराज है। कुचिपुड़ी के नृत्य पुरोधा कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सब हैं। भरतनाट्यम के रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि बराबर स्टेट में पूछा जाता है, और सोनल मानसी अभी हम लोग ऊपर में देखे, ये सब भरतनाट्यम के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी। तब विनेश फोगाट जो हैं वो विश्व चैंपियनशिप में पहलवान के श्रेणी में 2 पदक अभी तक जीत चुके हैं, ये पहली भारतीय महिला बने। कुछ पहली भारतीय महिलाओं के बारे में जान लेते हैं, खिलाड़ियों के बारे में, कि कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो साक्षी मलिक है, जो 2016 में रियो ओलंपिक में जीती थी। विनेश फोगाट के बारे में और एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल दोनों में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी विनेश फोगाट। ओलंपिक में अगर बोलेगा कि पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जो कि कांस्य पदक जीती थी।
ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मैरी कॉम 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था। ये इसको इससे हमको होश है दोस्तों, ये मतलब हम टीवी पे देखे थे इसको। भारतीय कुश्ती संघ के अभी जो है अध्यक्ष हैं संजय सिंह, इसको भी याद रखिएगा करंट में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, 36वें क्रम के वो बने हैं। आप लोग उनका नाम कमेंट करके बताइएगा। बोर्ड फॉर कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, उसके अध्यक्ष अभी कौन है बीसीसीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों राजघाट स्मारक दिल्ली में स्थित है। राजघाट किनका समाधि स्थल है दोस्तों, तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। बहुत सारे समाधि स्थल के बारे में पूछा जाता है, कुछ का याद रखिए आप लोग। चैत्रा भूमि या चैत्य भूमि किसका समाधि स्थल है, तो BR अम्बेडकर जी का है। जबकि विजय घाट किनका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का है। बहादुर लोग विजय होते हैं, ट्रिक याद रखिएगा। शक्ति स्थल, शक्तिशाली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। किसान घाट किनका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का। जबकि वीर भूमि राजीव गांधी का, और एक शांति वन बराबर पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। तो ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरी मार्शल और रॉबिन बॉरेन ने किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो मानव पेट में निवास करता है और लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में छाले का कारण बनता है। तो दोस्तों रॉबिन बॉरेन और बैरी मार्शल ये जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के खोज किए थे। कब यह पहचान किया गया था इनके, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर थे। ये 1983 में इसका खोज किए थे, और इस खोज के कारण बैरी मार्शल और रॉबिन बॉरेन को फिजियोलॉजी का 2005 में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, इन्हीं दोनों को दिया गया था। गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में इनका पहचान किए थे ये। अभी देखिए चौथा ऑप्शन के बारे में भी बराबर पूछा जाता है, फेमस क्वेश्चन है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, ये परजीवी प्रोटोजोआ से संबंधित है और ये बड़ी आंत में पाया जाता है मनुष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। इसी के तहत धारा 370 को निरस्त किया गया था। कुछ भाग को पूरी तरह से तो निरस्त नहीं किया गया, लेकिन अधिकांश भाग को निरस्त किया गया। ये 31 अक्टूबर 2019 में पारित कर दिया गया राष्ट्रपति के संस्तुति के साथ। और इसीलिए 31 अक्टूबर को आप लोग एक याद रखिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं हम लोग। 31 अक्टूबर तभी से, जब से लागू हुआ तभी से मनाते हैं। और इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांटा गया। 5 लोकसभा सीट जम्मू कश्मीर को दिया गया, जबकि 1 लोकसभा का सीट जो है लद्दाख को दिया गया। तो इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में 5 सीट जम्मू कश्मीर का और 1 लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया डैश से हार गए थे। तो दोस्तों 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया, जिनको कि महात्मा गांधी का समर्थन मिला हुआ था, वो जो है सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। इसलिए महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था अध्यक्ष रूप से। और 1900 ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे पार्टी का। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। तो और ये कांग्रेस ये जो है सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखिएगा कि 1943 में इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किए थे। इसी को ही आज़ाद हिंद सरकार बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 को हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसीलिए आज भारत सरकार 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस को याद करने के क्षेत्र में पराक्रम दिवस मनाती है, जो कि अभी हाल फिलहाल का, इसको याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में पूछ ले। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, 23 जनवरी को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में।
और एक और याद रखिएगा, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है, भारत सरकार ने घोषणा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कौन सा राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी देने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया? तो मेघालय जो है पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया। और ये तो 2022 का ही है। करेंट में कुछ याद रखिएगा, मार्च 2023 में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना, तो इसलिए याद रखिएगा। असम की अगर बात करें तो असम भी एक आयुष्मान असम योजना चालू किया है, इसमें 26 लाख जो परिवार हैं असम के, उनको प्रति वर्ष 5 लाख कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया गया। त्रिपुरा में भी याद रखिएगा सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना चालू किया गया। इसके तहत 7,000 चाय श्रमिक हैं, उनके कल्याण के लिए योजना निकाला गया। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे जो है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है। अच्छा, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है और योजना की बात करें तो विश्व का, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा योजना 23 सितंबर 2018 ईस्वी को लॉन्च किया गया। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं, जो झारखंड के रांची से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में है? तो कोरबा दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। कोयला को दोस्तों काला सोना भी कहा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। ये कोयला खनन क्षेत्र कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, कोयला को काला सोना भी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम कोयला का खुदाई 1774 ईस्वी में रानीगंज नामक स्थान से, वेस्ट बंगाल से हुआ था। और ये कोरबा जो है दोस्तों महानदी के सहायक नदी एक हसदेव नदी है, उसी के बेसिन में पड़ता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट? बैलेंस्ड बजट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन है। तो दोस्तों बैलेंस्ड बजट, पहले इसको समझिए कि भारत सरकार 3 प्रकार के बजट निकालती है। एक बैलेंस्ड बजट जिसको संतुलित बजट बोलते हैं, इसको समझ लीजिए तब हम ऑप्शन क्लियर करेंगे। एक भारत सरकार 3 प्रकार के बजट पेश करती है, संतुलित बजट एक बोलते हैं, दूसरा को अधिशेष बजट बोलते हैं, अधिशेष बजट बोलते हैं, और तीसरा बजट होता है घाटे का बजट, घाटे का बजट। तो कह रहा है कि बैलेंस्ड बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट उसे कहते हैं जब राजस्व की प्राप्तियां, जितना हमको बेनिफिट हो रहा सरकार को, वो जो है सरकार जितना खर्चा कर रही उसके बराबर हो, उसे संतुलित बजट बोलते हैं। या फिर प्राप्ति ज़्यादा हो घाटा से, तो अधिशेष बजट कहते हैं। जब व्यय से प्राप्ति ज़्यादा हो तो अधिशेष बजट, या घाटे का बजट व्यय ज़्यादा हो रहा है लेकिन प्राप्ति कम है तो घाटे का बजट। तो यही एक्सपेंडिचर मतलब होता है दोस्तों खर्च जो है इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू जितना है उसके बराबर अगर खर्चा भी है तो संतुलित बजट है, बैलेंस्ड बजट है, उसी को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बजट से रिलेटेड और भी चीज़ अगर याद रखना है तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में बजट का चर्चा अनुच्छेद 112 में किया है। किस रूप में? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला भी, और बजट याद रखिएगा फ्रांसीसी शब्द भी है। बहुत बार पूछ देता है कि बजट किस शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑप्टिक्स प्रकाशिकी में व्हिच टर्म रिफर्स टू ओपनिंग ऑफ द डायाफ्राम of a lens that spatially limits the propagation of lights। तो दोस्तों प्रकाशिकी में ऐसा कौन सा वर्ड है जो लेंस के डायाफ्राम के उद्घाटन को संदर्भित करता है, बताता है? ये दोस्तों थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो टफ देता है ताकि लड़का उसी में तो फंसेगा, क्योंकि आसान देगा तो सब तो मार ही देगा। तो दोस्तों ये इसका मतलब हुआ कि प्रकाशिकी में कौन सा शब्द एक लेंस के डायाफ्राम के उद्घाटन के बारे में बताता है? तो ये अपर्चर स्टॉप होता है, वही बताता है। ये इंटर का क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो इसको इंटर में थोड़ा डिटेल में पढ़ने का। इसको अपर्चर स्टॉप क्या होता है?
तो एपर्चर स्टॉप प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है, जो कि ऑप्टिकल सिस्टम से होकर गुजरता है। प्रकाश के बारे में आप लोग को पता होगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आप लोग कमेंट करके एक क्वेश्चन बताइएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न एवं पद्म श्रेणी के जितने भी अवार्ड हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब, और भारत रत्न, इन सबों की स्थापना 1954 में हुई थी दोस्तों। 1954 में जब भारत रत्न की स्थापना हुई तब 3 लोगों को, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और एक वैज्ञानिक, मतलब इनको सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तीनों को दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, हमको याद आ गया, गलत हो गया था। सीवी रमन वैज्ञानिक हो गए, वैज्ञानिक में 2 बोल दिए, वैज्ञानिक तो बताएं, सीवी रमन और एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये तीनों थे जिनको कि भारत रत्न पहला बार दिया गया था। 3 व्यक्तियों को। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, वो तो जान रहे हैं, आदमी हूँ, मशीन हूँ नहीं कि टाइपिंग रहता है दिमाग में, बोलते बोलते आदमी बहुत, सबसे सामान्य लोगों से गलती होता है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। राजगीर महोत्सव इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है। यह डैश में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय उत्सव है। तो दोस्तों यह बिहार के राजगीर में मनाया जाने वाला 3 दिन का उत्सव है। इसका शुरुआत दोस्तों याद रखिएगा 1986 से हुआ था। शुरू कौन किए थे उस समय? 1986 में वहाँ बिहार के चीफ मिनिस्टर थे बिंदेश्वरी दुबे जी, वही राजगीर में स्वर्णभद्र क्षेत्र में स्टार्ट किए थे इसको। राजगीर मगध की राजधानी भी कहलाती थी पहले, गिरिब्रज या राजगीर। महाभारत में भी इसका बहुत बार जिक्र आया है, क्योंकि जरासंध और भीम दोनों का लड़ाई भी यहाँ हुआ था, कुश्ती। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी राजगृह में ही हुआ था दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व में। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो भारत का जब जनगणना हुआ था 2011 में, उसके अनुसार 121 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी भारत की। अभी तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 140 करोड़ हो चुका है भारत की जनसंख्या। भारत में जनगणना कराने का सबसे पहला श्रेय जाता 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, जबकि जो लगातार 10-10 वर्षों पर जनगणना होती आ रही है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरुआत किया गया। भारत के जनगणना के बारे में बहुत बार सेट में करवा दिया हूँ, बहुत सारे फैक्ट भी बताया हूँ, उसको भी सुन लीजिएगा, पिछला सेट में देखने से पता चल जाएगा। जैसे लिंगानुपात भारत का 943 होता है, और भी बहुत सारा चीज़ बताया हूँ कि सबसे साक्षर राज्य केरल है उस 2011 के अनुसार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे साक्षर केरल है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, ये सब याद रखिएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के श्रेणी में आता है। बहुत बार एग्जाम में पूछेगा कि सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह है। गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है दोस्तों, जिसको कि भारत का जो है ज्वारीय बंदरगाह यानी प्राकृतिक बंदरगाह भी कहा जाता है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, तो इसको भी याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में जानते हैं नानवा सेवा बंदरगाह है, जिसको कि अभी नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। और याद रखिएगा चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह की अगर बात करें तो कोलकाता है, जबकि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात करें तो महाराष्ट्र वाला नानवा सेवा बंदरगाह है। बहुत सारे फैक्ट बता देता हूं दोस्तों, अगर लिखने का प्रयास करें तो और अच्छा होगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जो भारत ने जीता
वो डैश में आयोजित किया गया था। ये 2023 का है, लेटेस्ट है, इसको याद ही रखिएगा। तो भारत ने जीता था ओमान में ये हुआ था दोस्तों, आयोजित किया गया था। तो भारत ने जीता था किसको हरा के? तो भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। तो फिर से बोलते हैं, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। आयोजित कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। अभी याद रखने वाले योग्य क्या है करेंट में? हॉकी विश्व कप 2023 भारत में हुआ था, ओडिशा में भुवनेश्वर एवं राउरकेला में हुआ था दोस्तों, जहाँ की अभी वर्तमान में मैं पोस्टेड हूँ। इसमें दोस्तों जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के यह जीता था दोस्तों। भुवनेश्वर में हुआ था कलिंगा स्टेडियम में दोस्तों, और राउरकेला में मेरे स्टेशन के बगल में ही है बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा आप कि 8वां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जापान में हुआ था, जिसको कि भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा के जीत लिया था। और भारत में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? यानी कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भारत के मतलब दिलीप तिर्की जी हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं दोस्तों। बहुत सारे फैक्ट याद रहते हैं तो बोलने में थोड़ा सा ये हो जाता है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। प्रसिद्ध उपन्यास, हमें और आपको पढ़ने से मतलब है, किस तरह से आवाज़ निकल रहा है और किस तरह से ये हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा तो दरकिनार करना पड़ेगा सीखने के लिए चीज़ों को। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स डैश द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बहुत सारे चीज़ पूछ लिया जाता है, लेखक का नाम कुछ का याद रखिएगा। विक्रम सेठ का आप लोग को पता ही होगा, पिछले सेट में भी करवाया हूँ। द गोल्डन गेट या सुटेबल बॉय, ये सब विक्रम सेठ का लिखा हुआ है। शशि थरूर का एक फेमस आया था द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये शशि थरूर का था। रस्किन बॉन्ड का याद रखिएगा कि रस्किन बॉन्ड का आप लोग द रूम ऑन द रूफ, छत के ऊपर रूम, ये उनका लिखा हुआ है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये भी रस्किन बॉन्ड का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फेमस है वेटिंग फॉर अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज ए प्रोमिनेंट ट्रेंड इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया? प्रोमिनेंट ट्रेंड मतलब क्या होता है दोस्तों? एकदम प्रसिद्ध ट्रेंड, अभी एकदम नया ट्रेंड क्या है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भारत में। यानी कि इसका मतलब हुआ भारत के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अभी वर्तमान में नया ट्रेंड क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। तो याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में माइक्रो फाइनेंस करने के लिए डिजिटली रूप से लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज कर रहे हैं। यही ट्रेंड बना हुआ है। अभी बहुत सारे चीज़ डिजिटलीकरण की ओर भारत सरकार जा रहा है, तो इसलिए नया चीज़ को ये सब ध्यान दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों संस्कृति या शिक्षा का अधिकार का उद्देश्य है मेन रूप से कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाषा, संस्कृति और धर्म के रक्षा करना। शिक्षा के अधिकार की बात अगर करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में 86वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। कब? 2002 ईस्वी में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया गया, और इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। और एक RTE भी आया, राइट टू एजुकेशन। ये अधिनियम 2009 में आया दोस्तों, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अभी आप लोग कमेंट करिएगा लास्ट क्वेश्चन का कि नई शिक्षा नीति कब अपनाई गई। हिंट के तौर पर याद रखेंगे कि 34 साल के बाद आई भारत में। कब आई वो कमेंट करके बताइएगा। बोलने में कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ आगे का एग्ज़ाम का, तो बहुत सारे देखता हूँ, इसलिए टीचर के छोटे मोटे दोस्त को दरकिनार करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग उनसे सीखते हैं।
और फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल पे।